को बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन्होंने सोचो किस परवरिश से अपने बच्चों को बनाया होगा। जो ऐसी माँ हैं, जो ऐसी संस्थापिका हैं, तो मैं चाहूँगी राजा भैया को मंच पे बुलाना। राजा भैया आप सामने आइए, आप आदिशक्ति ध्यान महोत्सव के एक ऐसे सूत्रधार बने। मैं बोलूँगी श्वेता हमारे साथ खड़े रहते हैं। और लक्की है, रीत है, रिद्धि है, वो तो मेरी बिल्कुल बेटी है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी 3 बेटियां नहीं है, मेरी 4 बेटी है, एक रिद्धि भी है। देखो, इमोशंस के बने हुए हैं हम, एक शक्तिशाली नारी हैं हम। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सारी, लेकिन ये इमोशंस, ये भावनाएं, ये प्रेम मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है ना, ये मेरी शक्ति है। तो राजा भैया मैं बोलूँगी कि ज़रूर आपको ये महोत्सव कैसा लग रहा है, आप इसके पूरे एक सूत्रधार हो, आपने इस तरह से करके, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप कुछ बताइए। हेलो, बताइए। सबसे पहले तो माँ शारदा की कृपा, एक बार शारदा माता की, उनकी कृपा ऐसी हुई, आशा मैम की कृपा ऐसी हुई कि ये प्रोग्राम आज देखिए 3 दिन से अनवरत इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिविटी, पापा मम्मी सतना, लक्की, बच्चे, रिद्धि, युग, गौरी 3 दिन से अपने घर में ताला लगा के यहाँ पे हैं, सब बंद है काम। और उससे मैंने पूछा कि भाई 3 दिन से सब कहता है बहुत रेस्ट, बहुत मजा आ रहा है। प्रोसेसिंग इसकी चालू हो गई, अभी तक नहीं करता था। अब थोड़ा, अब बोलना है तो आज बोलना है मेरे को। अब देखिए ध्यान शब्द, मेरी वाइफ रात को सोते समय बोलती है कि रात को मैं अगर बैठी अगर करूं तो मेरे को डिस्टर्ब मत करना। कहता ठीक है भाई, पागल हो गई है। हर जेंट्स का यही होता है। रात को 2 बजे मैंने नींद खुली, देखा बैठी ऐसे करके स्टार्टिंग ध्यान, मैं क्या पूरी हो गई पागल, अब आगरा डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वहां से स्टार्टिंग हुई ध्यान। हमारे घर में मैंने तो कि ये तो अब गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ध्यान करती है, सारे घर में अगर लेडीज ध्यान करती है, फर्स्ट स्टेप जेंट्स का यही होता है, हस्बैंड का यही होता है कि ये गई अब सलोनी भाभी। तो ऐसे स्टार्टिंग ये बोले करो, मैं कहा अब तुम पागल हो गई, पूरा हम लोग का खानदान पागल हो जाना है। धीरे धीरे ये 6 महीने करती रही, 8 महीने करती रही। एक दिन मैं बैठ गया, मैं कहा चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और वो जो मैं बैठा हूँ, नॉनवेज तो मैंने 6 साल से छोड़ दिया था, और वो जो बैठा हूँ, वहां बैठने के बाद मेरे मतलब आदि शिव आदि शक्ति मेरे यहाँ बैठते हैं। राम जी को देख लिया मैंने, सीता माता, वनवासी सीता माता वहां ध्यान करती है अपनी कुटिया में, जब लव कुश पैदा होने वाले थे उसके पहले, उनको देख लिया मैंने। हिमालय स्थान को देख लिया मैंने। आदि शिव आदि शक्ति मेरे यहाँ बैठते हैं। और वही जो बोलता था कि ये पागल हो गई है, और आज लगता है कि मैं पागल हो गया और मैं ऐसा पागल बना रहूं और पागल हो जाऊं। आशा मैम, आपके लिए तो क्या बोलूं, मतलब जो चीज होनी होती है। आशा मैम का फोन आया, रीत ने फोन किया,
इन लोग मतलब मैयर में यहाँ पे करना है। आशा मैम ने फोन आया उसको कि यहाँ मैयर में करना है। हो सकता है मैं ऐसी मुंडी ला रहा हूँ कि हाँ 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 एकदम कोई भी सोच कोई भी विचार नहीं। और आज देखिए इतना अच्छा इतना सफल आशा मैम सर, अब क्या है सब कुछ मिल गया। और ऐसा भी नहीं है, अभी मेरे को अभी बहुत कुछ करना है और ये स्टार्टिंग है, अब टू बी कंटिन्यूड। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जोरदार तालियां। पापा ये सम्मान आपका है। नहीं, पापा को मिलेगा। पापा आइए, श्वेता। मुझे बस ये पता है, पहले मेरा परिवार था, मेरा मायका, मेरा ससुराल। ससुराल मैं ऐसे ही बोलती हूँ, पर मैं वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं अपने घर में रहती थी। इतना अच्छा ससुराल किसी को नहीं मिल सकता। ये मेरा भाग्य है, अहो भाग्य है। आज जो भी कुछ हो पा रहा है इसीलिए हो पा रहा है कि मुझे दोनों फैमिली से इतना सपोर्ट मिलता है, यहाँ वाले मम्मी पापा से और वहाँ वाले मम्मी पापा से। और आज मैं अपने पापा को याद करूंगी, श्री पूरनलाल चोपड़ा जी। अगर आज पापा यहाँ होते तो शायद वो बैठ के रो ही रहे होते। वो ये सब चीजों में बहुत थे और मैं उनको पहले दिखाना चाहती थी। पर पापा, आई लव यू लॉट एंड आई मिस यू लॉट। आज भी आप सिखा सकती हो उनको। आप ध्यान कीजिए, उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि आप ध्यान करेंगे। पापा मेरे से बहुत कनेक्ट होते हैं ध्यान में। ये चीज मैंने मम्मी से एक बार शेयर करी थी। पापा आते हैं मेरे पास और मैं उनसे बात भी करती हूँ। अब एक जो फैमिली जुड़ गई, सोल फैमिली। पापा की फोटो कॉपी खड़ी हुई है, मेरी बड़ी बहन दीदी, रानी दीदी रश्मि प्लीज स्टेज चोपड़ा। पर आ जाए। दीदी प्लीज प्लीज आ जाए स्टेज में। मैं चाहूंगी बिकॉज मैं इनका नाम रश्मि, मैं तो रानी ही जानती हूँ, राजा रानी की जोड़ी है भाई बहन की। रानी दीदी स्टेज में आ जाए। हाँ। मैं कुछ भी करती हूँ वो हमेशा मेरे पास, चाहे कितना भी काम हो वो मेरे पास आ जाती है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप मंच पे आओ। मैं चाहूंगी श्वेता के मम्मी पापा को बुलाना। मैं चाहूंगी उसके भाई भाभी को, क्या नाम है भाभी का, फूल खिलने को तैयार है, जिसमें से एक नाम है रश्मि और दूसरा नाम है भाभी रिद्धि। रिद्धि, रिद्धि सामने आओ, ऊपर आओ बेटा। यस, और रश्मि, यस यस, कोई बात नहीं। तो आइए भाई साहब, आप भी आइए। देखो अब आपको ये देखना होगा, सामने आ जाओ। डॉली, डॉली आप भी ऊपर आ। अभी बस कुछ कलियां चटकने को हैं, बस कुछ ऐसी भोर हुई है कि भोर के उस उजाले में, उस उषा काल में कुछ कमल खिलने को हैं, जिनमें से दो नाम हैं जो मुझे आज मिले हैं, रश्मि और रिद्धि। इन दोनों के लिए तालियां। ये आने वाला वो कल है जो आपको मध्य प्रदेश में एक ऐसा कार्य करते हुए नजर आएगा जिसको आप अपनी आंखों से देखोगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये चाहूंगी, यस थैंक यू। अब मैं चाहूंगी, थैंक यू सो मच बेटा। अब मैं चाहूंगी भाई साहब आपको सबसे पहले, बिकॉज यू आर द पिलर, मैं चाहूंगी सब अपना अपना यहीं पे खड़े रहेंगे और हम इनका सम्मान करेंगे। यस, मैंने इस माँ का चुनाव किया, श्वेता ने इस माँ का, पिता का, दोनों का। आइए आइए, हम ऐसे करके ये है वो माता पिता, ये है वो जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो आगे इस संसार के लिए, लोक कल्याण कार्य के लिए जीते हैं। ये सब आपके सामने हैं।
रियली थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आप अपना जो भी संदेश देना चाहते हैं ये रश्मि के लिए। रश्मि आप सामने आओ बेटा। यस, इधर आइए आप सामने, इधर आइए। वेरी बिग क्लैप फॉर रश्मि। आप भी बेटा सामने क्योंकि मैं डॉली को इसलिए सामने बताना चाहती हूँ, ये हमारा आने वाला कल है, ये हमारा कल है। तुम हमारे कल हो, ये हमारा कल है। मुझे इसको देखकर इतनी हार्दिक प्रसन्नता होती है, इतनी हार्दिक प्रसन्नता होती है। मैं इसको अपने आने वाले कल को, हमारी धरती पूरी तरह सुरक्षित है अगर हमारे पास डॉली है, हमारे पास आप जैसे बच्चे हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं चाहूँगी आप सब वन बाय वन अपना जो भी आपके अंदर आ रहा है आप प्लीज बोलिए। इस कार्यक्रम में सबसे पहले उस परमात्मा को सत प्रणाम करता हूँ और उसके बाद जितने शिक्षक मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। इन शिक्षकों के द्वारा इन बच्चों का मान सम्मान, जो बच्चों को आशीर्वाद मिला वो शायद कहीं मिलता नहीं। मैं शिक्षक जो होता है, शिक्षक की पूरी परिभाषा शिक्षा, सी से शिक्षा, छा से क्षमता और का से कर्मठता। शिक्षक का पूरा शब्द ये उसका शिक्षक के परिभाषा फार्मूला शिक्षक का आपने सुना होगा। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप सब यहाँ आए हैं, सबने सुना दिया है, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। और मैं यही चाहता हूँ, मैं आपको कैसे यहाँ आया, यहाँ आकर के मैं सब घर में ताले वाले बंद करके, दुकानों के ताले वाले, फैक्ट्री के ताले वाले बंद करके और एक बात बताऊंगा आपसे। कल मैं ध्यान कर रहा था, 3 बजे मैं उठ जाता हूँ ध्यान करने। मैं 3 बजे मैं उठ जाता हूँ ध्यान करने, नहीं तो परमात्मा मुझे तो 2:45 बजे उठा देता, उठो सिखाया। और 3 दिन बाद परमात्मा मुझे दिखा और अब मैं ताले बंद करके घर के आज कल सवेरे मैं ध्यान कर रहा था, 3 और 3:30 बजे के करीब टाइम था। तो मैंने देखा कि परमात्मा मेरे घर में लान में टहल रहा। ये मुझे आश्चर्य लगा। मैं चूंकि ध्यान में था, रो नहीं पाया, लेकिन मैं परमात्मा को सच प्रणाम करता हूँ। टीचर बड़े हों या छोटे हों, इतना मैं चाहता हूँ कि ये सब ध्यान करें। और ध्यान करने से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं शिक्षक होने के नाते पूरे स्कूल में, मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे जो मान सम्मान, स्कूल में मान सम्मान नहीं होता था। जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे मान सम्मान मिला। इसी तरह मेरे को एक नारियल सम्मान मुझे दिया। और मैं और छोटी सी एक बात लास्ट में कहूँगा, है तो बहुत कुछ मेरे पास। मेरी बहू रिद्धि बख्शी मेरे घर में आई और मेरा घर नया बना तो मैंने जोत जलाकर उन दोनों का स्वागत किया। वो स्वागत का इतना फल मिला कि रिद्धि PhD कर रही थी और कम से कम 50-100 प्रोफेसर बैठे हुए थे। उनके सामने ही धड़ल्ले से बोलती थी, बिना बोर्ड के ऐसे बोलती थी। वो इलाहाबाद तक के लोग सुनते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था वो भी इनकी बात आवाज़ सुनता था कि तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है। और उसके बाद रिद्धि की इतना सम्मान हुआ अंदर कि जबलपुर यूनिवर्सिटी में भाषण दे के आती थी। इसकी माँ भी वहाँ देखती थी, खुश होती थी। आज मेरी बेटी ने मेरा सम्मान कर दिया। मैं
बताइए, जितने टीचर हैं अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों को भी अपना समझें और स्कूल में 4 चांद लगा दें। स्कूल जब खुला तो लग रहा था कि मैं भी टीचर हूँ, कुछ मैं मान सम्मान कुछ आने जाने में कुछ मदद करूँगा, करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, कुछ अपने मन से करता हूँ। लेकिन मैं आप सबको, सब दोनों शिक्षकों, दोनों तरफ के शिक्षकों को मान सम्मान देता हूँ कि आप सब ने इस मिल करके जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मतलब नहीं होता। आप सबको सम्मान। भाभी ने हम लोगों को बोला था कि 9 बजे आना। मैं 9 बजे यहाँ पे आया, माता जी की यहाँ की प्रतिमा का साफ सफाई किया, सब काम किया। जैसे मैं बाहर निकला तो सम्मानी बाबूजी बैठे थे। बहुत गौरव की बात है और ये चीज मिल जाना मेरे लिए तो मतलब मेरे पास बहुत काम थे, लेकिन मैंने एक फील्ड चुनी, वो शिक्षा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। शिक्षा जैसा काम मेरे को मतलब इससे अच्छा काम मेरे को कभी जीवन में लगा नहीं। तो जब मैं यहाँ से साफ सफाई करके बाहर निकला तो सम्मानित बाबूजी वहाँ पे बैठे थे। मैं उनकी तरफ गया और बाबूजी ने मेरे को ये बोला कि बेटा आप सरस्वती पुत्र हो। इतना मतलब क्या बताऊं, बाबूजी ने यही शब्द मेरे को बोला, बेटा आप सरस्वती पुत्र हो। मतलब गदगद हो गया मैं। मतलब इस शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो शिक्षा जब शिक्षक कर सकता है, मैं वास्तव में बता रहा हूँ, जीवन में कोई इस चीज को कर ही नहीं सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबूजी को कि ऐसी वाणी, मतलब उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके साथ सरस्वती हमेशा रहेंगी और आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और आप सरस्वती पुत्र ऐसा शब्द निकल जाना बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबूजी आपको। जो मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई, यहाँ पर पली बड़ी, सब कुछ सीखी, और जब राजा का फोन आया मेरे पास कि रानी तूने आना है और प्रोग्राम है बहुत अच्छा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं उस टाइम पे पहले बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या होगा। मैंने आज तक कभी करा नहीं, थोड़ा बहुत रीत ने कराया था पर हम कभी ऐसे बहुत सीरियसली मैंने नहीं किया था। पर इन लोगों ने, मम्मी ने, रीत ने फ़ोन करके मुझे 3-4 बार बोला कि नहीं दीदी आना है, और मैं आई और अब मुझे यही रिजल्ट मिला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि ये 3 दिन में क्यों ख़त्म हो रहा है, 2-3 दिन और क्यों नहीं हो रहा है। तो आशा मैम के साथ तो खैर मुझे बहुत पॉजिटिविटी और बहुत चीज़ें बहुत अच्छा लगा और मैं सबका थैंक यू बोलूँगी। राजा, मम्मी, रीत, आंटी, अंकल, सर, रिद्धि, रीत, डॉली, आशा मैम तो सबसे फर्स्ट पे है ना, तो सबको थैंक यू और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू रश्मि। और मैं रश्मि, क्योंकि अब ये अपने जबलपुर से हैं, रश्मि जबलपुर से हैं, तो जबलपुर के लिए कार्य करने के लिए जो भी संदेश मिले हैं रिद्धि के लिए, रश्मि के लिए, वो मैं इन्हें बता दूंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भैया सामने की जो आध्यात्मिक विज्ञान पुस्तिका थी उसको प्रिंट करने के लिए आपने जो सहयोग दिया, क्योंकि एक किताब मैं जानती हूँ, गुप्ता जी बताएंगे प्रिंटिंग क्या होती है। आप उस सपने को हकीकत पे धरती पे उतार के लाए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप दो शब्द, आपको कैसा लगा ये बच्चों के लिए अपने सीखों की प्लीज। उस समय बात की कि बुक्स प्रिंट, तो मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है करवा देता हूँ। तो ये बात कई बार हो रही थी कि कितनी कॉपीज प्रिंट करानी है और इस तरह कराना है कि वो सब बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मेरे कुछ लिंक्स थे भोपाल में, तो मैंने उनसे कॉरेस्पॉन्ड किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप PDF भेज दीजिए, मैं उस हिसाब से, और उन्होंने बहुत टाइमली 2 से 3 दिन में पूरा प्रिंट करके जी
इम्पोर्टेंट थिंग कि अपना स्कूल शुरू हो रहा था 2 जुलाई से लेकर, एंड वो प्रिंटिंग हमारे होकर और बच्चों को मिल जाना, दिस इज सो वंडरफुल। एक दिन पहले स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले हमको रिसीव हो गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यस, तो दिस इज सो वंडरफुल, अ वेरी बिग क्लैप फॉर जो कारण बने। थैंक यू सो मच बेटा। और अभी मैं हम इस स्थान का धन्यवाद करेंगे जिस स्थान ने हमें इस यज्ञ के लिए, इस ऊर्जामय स्थान ने हमें जगह दी। तो मैं राजा भैया को जो यहाँ पे पूरी संचालन कर रहे हैं, अगर वो आसपास है, उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यस, जिन्होंने हमें भोजन करवाया, और हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। वो जहाँ पे भी अभी भी हमारे लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं सारी टीचर्स को हम बुलाएंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पूरा दिन बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम चलते रहेंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे, बच्चे सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, सेलिब्रेशंस होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोगों से बोलूँगी कि थैंक यू सो मच। डॉली, यू से समथिंग। यस, इतना इमेजिन नहीं किया था कि दिस इज हाउ दीज 3 days वुड टर्न आउट, एंड मेरे लिए तो आई थिंक मैंने सही में पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्मा
वृक्ष पक्षयो तुषारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निर्झरीनि कुञ्जकोदरे वसन्ति मुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन्ति मुक्तयो। इस प्रकार आप रावण के स्रोत से प्रसन्न हुए, हम भी आपके समक्ष हैं। आती विश्वास और जाती विश्वास, मेरे भीतर जो भी बुराई है, मेरे भीतर जो भी अज्ञान है, मेरे भीतर कुछ भी ऐसा है जो मेरे इस जीवन जीने में मेरे बीच में बाध्य है, उस सब का नाश कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब मेरे भीतर से जा रहा है जाति विश्वास के साथ, आदि विश्वास के साथ। मेरे भीतर ज्ञान आ रहा है, प्रेम आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, सत्य आ रहा है, अहिंसा आ रही है। ऐसी मन में भावना रखते हुए बच्चों धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। सचिए भाई, मैं क्यों बोल रही हूँ हाथों में हाथ पकड़ लो। हम हैं जो इस संसार को प्रेम के धागे में बांध रहे हैं। ये वो स्कूल है, ये वो स्थान है जो अनुभूति मुझे आज तक पहले कभी भी नहीं हुई। मैं इतने स्कूल्स में गई हूँ, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ, लेकिन आज अनुभूति जो मुझे यहाँ पर हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक नया सूरज निकल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है एक संसार में नया प्रकाश हो रहा है, जो आपके द्वारा, आपके स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, आप लोगों के द्वारा पूरे संसार को दिया जा रहा है। एक ऐसी स्कूल बन रही है जो पूरे संसार को रास्ता दिखाएगी। टीचर्स केवल टीचर्स नहीं होती हैं, वो अपने आप को एक ज्ञानी होकर बच्चों को एक ऐसा मार्ग दिखाती हैं। तो ये जो तुमने हाथ पकड़े हैं, दूसरे की तरफ शक्ल देखो, दूसरे की तरफ देखो और उसे लव भेजो। यस, आगे नो, तुम आई एम रेडी टू गिव, तुम देने को तैयार हो प्यार, तो कब देखो एक दूसरे को। हम प्यार देने को तैयार हैं, हम प्यार लेने को भी तैयार हैं, हम इज्जत देने को तैयार हैं। हम
you're feeling lonely, please carry you along. Your home is in my heart. Your home is in my heart. In my heart. My heart is everywhere. Wherever you may wander. Know that I am there. Krishna, Vande Paramanandam, Vande 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 Krishna, Vande Paramanandam. Your home is in my तो किसी के भी मन में कुछ भी बात है मेरे पास आके मिलेगा, बात करेगा। अभी हम सबको सर्टिफाइड कर रहे हैं, यू हैव पार्टिसिपेटेड, ओके? या डॉली, And I would like to thank all the parents sitting here this morning and especially my friends. जो 3 दिन से मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं. Thank you so much. Love you all. Students, number 1 is ध्यानी बेगम पटेल. आज से आप सब ध्यानी हो चुके हैं, इसलिए आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, ध्यानी आएगा, राइट? बेगम पटेल, क्विकली. अर्चना पाठक, सिद्धि चौरसिया, इनका नाम आ रहा है तो यहाँ लाइन अप कर दे. She has come from Miniland School. Thank you Rosie for the participation of your school also. श्रेयांशी कुशवाहा, क्लैप करते जाएं बच्चों के लिए. श्रेयांशी कुशवाहा, रितिका सिंह, मान्या तिवारी, आर्या सिंह, इधर से आइए और इधर से उतरते जाइए. You will come from this side and go from that side. Arya Singh, Yashi Sharma, please come quickly. Anshika Dwivedi, Anshika Garg, Shifat Parveen, Ananya Agrawal, Hafsha Khatun, Shambhavi Mishra, शिवांशी पांडे, रोशनी मिश्रा, ऋचा सिंह, दिव्यांशी शर्मा,
प्राची पटेल, आराध्या यादव, अंशिका सिंह, सुरभि सिंह, रुचिका असवानी, आकांक्षा तिवारी, गौरी बख्शी फ्रॉम सेंट माइकल सतना, बिग क्लैप फॉर द मॉम्स ऑल्सो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बच्चों के साथ। थैंक यू। वान्या सिंह, दिव्यांशी दंदोटिया, वान्या सिंह, श्रेया चौरसिया, रुचिका तिवारी, कम क्विकली, मयंक बंजारे, विनायक द्विवेदी, बालेंद्र कुमार गुप्ता, वशिष्ठ, where is Karthik? He has come from गाजियाबाद। गाजियाबाद से ये वर्कशॉप अटेंड करने आया अपनी मम्मी के साथ। सार्थक सिंह तिवारी, सत्यम साहू, नितिश बंजारे, शुभ शुक्ला, ऋषभ पांडे, thank you Ruth for making this earth Shakahar Jagat today. Om Airvar, Ansh Tiwari, ईश्वर देव तिवारी, देवांश शर्मा, क्लैप करते रहे बच्चों के लिए, इनको मोटिवेट करते रहे। देवांश शर्मा, प्रिंस यादव, अंशिता शर्मा, स्नेहा, सृष्टि पांडे, ओम शुक्ला, शुभी शुक्ला, स्वाति मोदनवाल, मधुरिमा सिंह, अपेक्षा गुप्ता, सत्यम तिवारी, ममता सैनी, ममता भाभी आ जाए स्टेज पर।
थैंक यू सो मच सलोनी। अभी करना है, अभी तुम्हें जाना नहीं है, अब मेडिटेशन ही होगा। अभी मंडला आर्ट का वक्त सब मेडिटेशन करेगा। रागिनी पटेल, विनायक, विनायक सिंह, श्वेता, सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं चढ़ पाऊंगी ऊपर? नहीं, आपको ये दे देंगे। 8 बार तालियां। थैंक यू आंटी फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच। सत्यम तिवारी, गौरी पटेल, एकता रिछारिया, वैष्णवी गौतम, बाद में लेकर ना, या हम चढ़वा देंगे। श्रृंखला शर्मा, वो है ना, नो इट इज पूर्वी सिंह, अर्पित पटेल, अर्प चौरसिया, खड़े हो जाना, हाँ खड़े हो जाना। फोटो लेना है, बढ़िया दिखाई दे। दीपांशु ठाकुर, जो बच्चों ने बनाया वही। वाल्मीकि कुमार गौतम, ले लियो सिर्फ भाई, Sorry, give it quickly. ठीक है, मिल जाएगी ना। सौरभ, अंकिता शुक्ला, अंकिता, सोनाली जायसवाल, श्रुति श्रीवास्तव, वीडियो बन गई तुम्हारी। प्रिंस पटेल, प्रिंस पटेल, ममता भाभी, कम एंड मीट मैम पार्टिसिपेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इन लॉज को अगर आपने अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर लिया तो ये आप समझ लो, आपका रिलेशनशिप इशू हो, आपकी कोई भी स्थान हो, क्योंकि सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है 7 स्पिरिचुअल बॉडीज के लिए। डाउनलोड हो गया 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, वी गॉट दैट। तो वी विल टॉक लिटिल अबाउट द 7 स्पिरिचुअल बॉडीज एज वेल, और जो मुझे बोलना है वो मैं बताते हुए फिर हम विदा लेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ, गो बैक, या come to the first line, huh? This is the first line, okay. So now let's talk about the law of consciousness. Law of consciousness क्या बोलता है? अब ये लॉज केवल धरती के नहीं हैं, ये लॉज वहाँ के हैं जहाँ पर ये अस्तित्व है पूरा। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो मेरे पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में भी है। ये लॉ मेरे लिए भी काम करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में भी काम करते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि तुम, द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, जो स्टेट करता है एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, मैटर, एनर्जी, थॉट्स, ऑल आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल ये लॉ ये बोलता है तुम जो पदार्थ हो, तुम्हारी ये जो बॉडी है, आपकी जो विचार है, आपकी जो ऊर्जा है, ये सब एक चेतना के रूप में है। एक चेतना है, आप चेतन हो। जितने पदार्थ दुनिया में नजर आ रहे हैं वो सब चेतना है। हमें दिखाई देते, चींटी में नहीं है। अभी विद्या दीदी ने मुझे कीड़ा दिखाया जो कितना सुंदर लग रहा था, उसमें भी चेतना थी। एक कुत्ते में भी चेतना है।
चींटी में भी चेतना है, हाथी में भी चेतना है, मेरे में भी चेतना है। एंड ब्यूटीफुल पार्ट ये है, अगर मेरा एक पार्ट लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इन सबके अंदर अलग अलग चेतनाएं हैं। ये बात बहुत अचंभित करेगी आप लोगों को। आप सोचोगे आप कंप्लीट एक चेतना हो, लेकिन आप कई चेतनाओं की एक इकाई हो। एक बार हमने पत्री सर से प्रश्न किया कि सर ऑर्गन डोनेशन की बात होती है, हम अपनी आंखें डोनेट कर देते हैं, हम अपना ये वाला अंग डोनेट कर देते हैं, बहुत लोग हैं जो डोनेट करते भी हैं। पत्री सर ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, ऑर्गन्स को नहीं देना चाहिए। मैंने कहा सर ऑर्गन्स को क्यों नहीं देना चाहिए? मरने के बाद तो हमारा शरीर बेकार हो गया, खत्म हो गया, जला दिया जाएगा। अच्छी बात है, किसी और के शरीर में काम आएगा तो अच्छी बात है। इसको तो दान कहा जाता है, अंगदान। जो अंगदान की बात करते हैं वो केवल अंग ही देखते हैं। पत्री सर ने कहा जब तुम मर जाओगे तुम नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने लीवर के रूप में जीवित होंगे, तुम्हारी पूरी तरह से मृत्यु नहीं हो पाएगी, इसलिए कभी भी अपने अंगों को नहीं देना। तो यहाँ पे इस बात को ये समझते हुए वी आर द चेतना, वी आर द कॉन्शियसनेस। So this is the first law of your existence. Now the second law is called the law of incarnations. ये एक नियम है सृष्टि का, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो फिर आएगा, जो फिर आएगा वो फिर जाएगा। So the law of incarnation says कि consciousness incarnate in several life forms, in several human forms, and it is called as the law of incarnation. Once the consciousness as a soul, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, अब आपको ये देखना होगा कि वो सारी क्वालिटीज मेरे में आ चुकी हैं या नहीं आई। लॉ ऑफ इनकारनेशन में कभी आप क्षमा करना सीखते हो, कभी आप गिल्ट से बाहर आना सीखते हो। कितने लोग मैंने ऐसे देखे कि कितनी भी हालत हो जाए पहले हम माफ़ नहीं कर सकते, हम माफ़ ही नहीं कर सकते, उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, वो किसी को माफ़ करते। कितने लोग देखे जो मरने के बाद बोलेंगे मैं भूत बन के आऊँगा फिर वो डराने के लिए। कितने लोग मैंने पिता ऐसे बोले क्योंकि बेटे से बनती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका भूत बन के अपनी प्रॉपर्टी का पहरा करूँगा, लेकिन तुझे हाथ नहीं लगाना होता। और फिर उस घर में पाया गया बहुत सारे सांप होते हैं उस घर में, क्योंकि अब वो तो चला गया लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अपनी प्रॉपर्टीज की रक्षा उसका कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बंधन, ये सारी गुत्थम गुत्था, ये सारी उलझी हुई, ये जो पूरा उलझा हुआ क्लॉस है, ये जो पूरा क्लॉस हमें ब्रह्मांड में नजर आ रहा है, ये सारा क्लॉस इसीलिए है लॉ ऑफ इनकारनेशन। एक समय में मेडिटेशन कर रही थी, मेडिटेशन में आया धरती पे इतनी पॉपुलेशन जितनी इस समय है, इतनी पॉपुलेशन कभी नहीं नजर आती। तो मैंने क्वेश्चन पुट किया, व्हाई द अर्थ इज सो मच पॉपुलेटेड राइट नाउ? इस समय धरती पे की पॉपुलेशन क्यों है जो पॉपुलेशन कभी भी नहीं थी? एंड द क्वेश्चन का आंसर मुझे डाउनलोड होता है तो ये बोलता है युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। अभी तक जितनी चेतनाओं ने इन 4 युगों में धरती पर जन्म लिया था सबको इस बार मौका दिया जा रहा है। सारी प्लैनेट अर्थ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, वो चाहें तो अब वो लायरा गेट जो खुलेगा जिसमें तुम ट्रांजिट करके आगे वाले स्थान पे जाओगे, तुम सबको एक एक मौका दिया जा रहा है। इसलिए वो सारी चेतनाएं जो अलग अलग युगों में जन्मी थी वो सब धरती पर नजर आ रही हैं। अब वो अपने लिए क्या करेंगी, कितना अकाउंट क्लियर करेंगी, कितनी मुक्ति में जाएंगी, क्या करेंगी, वो सब उनकी पर्सनल चॉइसेस है। सही है। तो नाउ द नेक्स्ट लॉ इज दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा। ये जो लॉ ऑफ कर्मा वाला अकाउंट है, ये अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हमारा ऐसा कर, हमारा वैसा कर, तो ये लॉ ऑफ कर्मा सिंपली ये एक्सप्लेन करता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हें मिलेगा, है ना? सबने सुना है ना, जो फल बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, तुमने बबूल बोया है तो आम कहाँ से होंगे। ये वाला लॉ दिखाता है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य सिद्धांत, यानी कि तुम्हारी कॉजल बॉडीज में जो कारण पड़े हुए थे वो कारण तुम्हारे सामने आ रहे हैं, और वो कारण तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अब उसमें तुम कार्य किस प्रकार का कर रहे हो। मान के चलो एक स्थिति आ गई है बहुत गंभीर घर में, मान के चलो कि बहुत गुस्सा करते हैं, कारण है गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम्हारे को, इसका कारण है। एक गुस्सा करने वाला तुम्हें पति क्यों मिला है, कारण है। अब उसके पीछे तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो, उसको
तो आगे क्या कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है तुम्हारे ऊपर, या तुम शांत हो या तुम समझ रहे हो वो गुस्सा क्यों करता है। तो इस लॉ को कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट लॉ। कॉज एंड इफेक्ट लॉ मीन कारण है जो सामने मुझे गरीबी मिली है, कारण है जो मेरे बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, कारण है जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है, कारण है जो मुझे इस प्रकार का परिवार मिला है। हर चीज के पीछे कारण है और ये कारण तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपनी इस जर्नी को सॉल्व नहीं कर लोगे। जब जीवात्मा इस दुनिया में आती है और जाती है वो कॉजल प्लेन से अप एंड डाउन करती है। तो कॉजल प्लेन वो सूक्ष्म जगत से आना जाना करती है और सारी अपनी मेमोरीज को, पूरे अपने एक्सपीरियंसेस को लोड करके अपने कॉजल प्लेन पर इकट्ठे होते हैं। जब तुम्हारा आना जाना क्लियर, अपने सारे कॉजेस को खत्म कर दिया, अब आप सबसे अनकंडीशनल लव करते हो, इसका मतलब अब आप मुक्ति की तरफ निकल चुके हो। अब आपके दुनिया में आने के कारण ही खत्म हो गए हैं। देयर इज नो डेबिट, देयर इज नो क्रेडिट। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक कबीरा नाम हुआ जिसे कोई ना रोवन हार। अब तुम्हें रोने वाला कोई नहीं बचा इस दुनिया में। कौन किसको रोता है? जिसकी रस्सियां बंधी होती हैं। कौन किसको नहीं रोता? जिसका कोई नहीं बंधेगा, जो मुक्त है। अब तुम अपने आप को देखोगे, तुम मुक्तो अभिमानी है या बंधो अभिमानी है? तुम बंधे हुए हो चेनों में या तुम मुक्त हो? नेक्स्ट, तो अपनी लॉ को इसको खाली करो, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन। जिस प्रकार से ये पौधा हमेशा बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बड़ा होकर वो पौधा वापस छोटा हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार से जब एक बार, जैसे कल गुप्ता जी ने बताया था, पूरी अपनी थ्योरी बताई थी, हम बढ़ रहे हैं, हमारी चॉइस है, हम क्या करें। तो ये वाला लॉ ये कहता है जब तुम एक कदम पे जन्म ले चुके, अब पीछे मुड़ने का कोई काम नहीं है। अब ये तो कर सकते हो कि जितना सीखा या नहीं सीखा आप वहाँ पे रुक जाओ, अब थक जाओ और आगे मत बढ़ो। अब 10 जन्म लगा दो, 20 जन्म लगा दो, 100 जन्म लगा दो और वहीं खड़े रहो, मैं किसी को माफ नहीं करूँगा, मैं किसी को माफ नहीं करूँगा। वो समझती क्या है अपने आप को, वो समझती क्या है अपने आप को, मैं माफ नहीं करूँगा। अड़िए घोड़े की तरह अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन कॉन्स्टेंट प्रोग्रेसिंग ये कहती है आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी उन सबसे जिनके घुटनों में दर्द है, रुको मत, आगे बढ़ो। क्योंकि घुटनों में दर्द होने का कारण ही ये है, आप लोग रिजिड हो चुके हो। आप लोग अपने विश्वासों में, अपने संस्कारों में, अपने बिलीफ सिस्टम्स में, अपने डीएनए में, अपनी पुरानी चीज़ों में रुक गए हो, बंद गए हो। अब अपने आप को ये बोलो मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ, ओपन करो, आगे बढ़ो। तो नाउ द लॉ ऑफ हास्टनिंग द प्रोग्रेशन, यानी कि आप अपने आप को, ये कहते हैं लॉ ऑफ, यानी कि आप सदा आगे बढ़ रहे हो। आप अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन करके, आप दूसरों की सेवा कर कर, आप किस चीज़ को करके स्पिरिचुअल टूल्स को इस्तेमाल कर कर आप अपनी प्रोग्रेशन को स्पीडली कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने अभी इस स्पीड पे चल रहा हूँ, अब पता नहीं मैं कैसा बनूंगा, मैं कैसा इतना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सपना तो देखता हूँ मैं सबकी सेवा करूँ, मैं ऐसा तो चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर जाऊँ। तो आप एक लाइफ टाइम के अंदर, इन दिस लाइफ टाइम ओनली, आप 3 लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस कर कर जंप लगा सकते हो। Whether is it clear to you? When we are working on this path, when we are walking on the path of the spirituality, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 3 जन्म अभी और लेने होंगे। आप आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, आपको सेवा के कार्य मिलते हैं, आप आगे बढ़ते हुए क्वांटम जंप लगाकर आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हो। या ये जो लॉ है अनसर्टेनिटी, ये बोलता है कि आप कभी भी इस बात को ये नहीं बोल सकते मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण आत्मा हूँ, ये नहीं कह सकते। क्योंकि मनुष्य धरती पर आता ही सीखने के लिए है। क्यों आते हैं? सीखने के लिए या सिखाने के लिए। एंड एवरीथिंग एवरी टाइम इट्स चेंजेबल। सोच के देखो, हम उस प्रकाश से आए, हम परम पिता की गोद में आए, धरती पर आए और अपना रूप भूल गए। हम नीचे आके भूल गए। हमारा मन जो भगवान का ही रूप था, एक बच्चे को देखो लगता भगवान है बच्चा, लेकिन बड़ा होते होते अपने मन के अनुसार चलते हुए अपने मन से, उस उच्च मन से नीचे आ गए।
अपने आप को देखो, कितना सुंदर इश्क शुरू हुआ था लड़का लड़की में, शादी पढ़नी हुई थी लव मैरिज में, 10 साल बाद तलाक हो रहा था। यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं जिसमें पहले मोहब्बत थी, कुछ था, लेकिन सब कुछ स्थायी नहीं है। ये लोग बोलते हैं सब कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ चेंजेबल है। तो अब आपको क्या करना है कि इस चेंजेबल संसार में तो अस्थायी क्या है, स्थिर क्या है। ये मैं न्यूटन ने बोला अगर मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जो रुक सके, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी वाइब्रेट वाइब्रेट, तो न्यूटन ने बोला अगर मुझे एक स्थिर बिंदु मिल जाए मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। एक स्थिर बिंदु, बिकॉज देयर इज नो नॉट इवन अ सिंगल एटम विच इज नॉट इन मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज चेंजेबल। अभी तुम रो रहे हो, अभी तुम हंस रहे हो, अभी तुम रो रहे हो, अभी तुम हंस रहे हो, अभी तुम डांस कर रहे हो, अभी तुम बैठे, every time the different frequencies it is happening with all of like the changes are happening like this, okay? So this is the law. तो इन लॉज को जानते हुए जब आप इन लॉज को जान लेते हो कि भाई इस तरह का है, तो और इस समय को जानना होगा कि इस पूरे समय में जब लोग बोलेंगे हम तो ध्यान तो हम भी कर रहे थे भाई, हमें ध्यान करते हुए तो फायदा नहीं हुआ, श्वेता को फायदा कैसे हो गया भाई, इनका बच्चा कैसे पास हो गया, हमारे बच्चे को तो। अब जब तुम इस तरह की बातें करके दूसरे से कंपैरिजन करते हो, ऐसे लोगों को मैं ये पॉइंट बोलूँगी जरूर लिख लो कि एक समय में बहुत सारे लॉज काम कर रहे हैं। हम एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये जितने लॉज मैंने बताए ये सारे लॉज एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आप कहते मैं गाड़ी लेके सड़क पर निकला हूँ और केवल ये वाला लॉ काम करे, मैंने बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी है, मुझे 2000 रुपये का फाइन लगता है। अब इतनी देर में पुलिस वाला आ जाता, बोलता अपना लाइसेंस दिखाओ, तो आप कहोगे ये क्या बात हो गई, मैं तो गाड़ी चला रहा था, अब बेल्ट तो मैंने लगा रखी थी, आप मुझे लाइसेंस वाला फाइन क्यों दे रहे हो। पुलिस वाला भैया क्या बोलेगा, आपको वो भी पालन करना था, आपको वो भी पालन करना था, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, इट मीन्स यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स व्हाइल ड्राइविंग द कार। समझ रहे हो, जब आपको गाड़ी चलाते हुए सारे रूल्स को फॉलो करना है, तो इस दुनिया में ग्रस्त की गाड़ी चलाते हुए सारे रूल्स को देखना है। तुम्हें टीचर बनते हुए, किसी भी स्थान पर होते हुए तुम्हें इस धरती के लॉज को देखना है, तुम्हें सबको देखना है, सब तरफ देखना है, और इस कियोस्क में देखना है कि देखो, अगर मैं जब न्यूयॉर्क में थी और न्यूयॉर्क में मैं देख रही थी इतने लोग, बाबा इतने लोग, मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़, और टाइम्स स्क्वायर पे तो ऐसा लग रहा है कंधे से कंधा छिल जाएगा, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल। तो मुझे लगा कितना बड़ा कियोस्क है, तो मैं ऐसे बैठ के अपने होटल की खिड़की से देख रही हूँ कि कितने लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन तभी मेरे मन में जवाब आया, सब भाग तो रहे हैं, लेकिन सबकी कोई ना कोई मंजिल भी तो है। कोई ऑफिस की तरफ भाग रहा है, कोई घर की तरफ भाग रहा है, कोई स्कूल की तरफ भाग रहा है, कोई मम्मी से मिलने जा रहा है। इट मीन्स सबका एक लक्ष्य भी है। ये कियोस्क में सबका एक अपना अलग अलग लक्ष्य है। ऐसे ही इस हॉल में जितने तुम सब लोग हो, सब अलग अलग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, तुम्हारी चेतना अलग है, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम किसी और जा रहे हो, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बस ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। या थैंक यू। या सो नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज या मैं चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ। अब हम ले लेते हैं द 7 स्पिरिचुअल बॉडीज। कितने लोग जानना चाहते थे 7 स्पिरिचुअल बॉडीज के बारे में? 1 और 2 एंड 3 4 5 6 10। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर श्वेता जी से ले लेना। हमारा जो आशा फाउंडेशन चैनल है उसमें हम सीज़न 4 तक कर चुके हैं। हमने 4 बार 7 स्पिरिचुअल बॉडीज़ के लिए बोला है। मैं अभी 10 मिनट में आप लोगों को सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अगर इसको विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हो तो पूरी हमारी प्लेलिस्ट है, उसको आप सुनना, पढ़ना, जानना, आप पाओगे कि आपकी स्थिति में कितना ड्रेस्टिकली चेंज आया है। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक ट्रेलर दिखा रही हूँ, इसका काइंड ऑफ ट्रेलर ओनली। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट या तो ये जहाँ मैंने ये लिखा है थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट 7 स्पिरिचुअल बॉडी, इसका मैं आरंभ बताती हूँ कि कैसे हुआ। हम लोग ध्यान कर रहे थे, ध्यान होता था, हम लोग किताबें भी पढ़ते थे, स्वाध्याय भी जरूरी है, सब कर रहे थे। और थियोसॉफिकल लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है। आई एम वेरी क्लोज टू थियोसॉफिकल लिटरेचर। आई रियली इम्प्रेस्ड विद द एनी बेसेंट, लेडबीटर एंड मैनी मास्टर्स। और जो इनकी जो हमारे वेद थे उनसे जो इनकी मैडम ब्लावात्स्की थी, शी वॉज अ रशियन लेडी, एंड उन्होंने 100 साल पहले
उस ज्ञान को जिस रूप में प्रदर्शित किया, एक तरफ तो हमारे वेद बताते थे लोगों के बारे में, हमारे 5 पूरे कोशास के बारे में पतंजलि ने बताया, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने एंड लेडबिटर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटल प्लेन, द कॉजल प्लेन एंड द एस्ट्रल प्लेन्स के बारे में एक्सप्लेन किया। जो मेरे पहले गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो गुप्ता जी ने हम ध्यान भारत जब बनाया करते थे, हमने बहुत कुछ उसके बारे में लिखा, देखा, पढ़ा, स्टडी किया। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इतनी मोटी मोटी किताबें 1000 पन्नों की ऐसे लिख रखी थी, जिसमें अपनी अवस्थाओं के बारे में था, मरने के बाद ऐसा। अभी ये कम से कम 8 महीने पहले की बात है, मैं ध्यान कर रही थी, अचानक मुझे एक मैसेज मिलता है, तुम्हें बात करनी है 7 स्पिरिचुअल बॉडीज पर। मैंने कहा 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, ओके, मुझे बात करनी है, क्या मतलब इस बात का मैं आगे क्लैरिटी ले रही हूँ, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है। तो बोला अच्छे अच्छे मास्टर्स, ये जवाब आया, अच्छे अच्छे मास्टर्स, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के हैं, अच्छे अच्छे मास्टर्स, बड़े बड़े सीनियर मास्टर्स, जैसे तुम उनको 7 स्पिरिचुअल बॉडीज बोलोगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मेरे मन में अच्छा, आई वॉज सरप्राइज, आई सेड ओके। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन मिलाया जो PSSN के सीनियर मास्टर्स कहे जाते हैं। हालांकि मैं सीनियर जूनियर को नहीं मानती हूँ, मैं केवल आत्मा को देखती हूँ, वो कितनी मैच्योर सोल है। मेरा देखने का नज़रिया दूसरा है। हो सकता है एक दिन का आया हुआ ध्यानी इतना मैच्योर हो जितना मैच्योर कोई भी ना हो, तो मेरा देखने का नज़रिया दूसरा है। लेकिन जो बोलचाल की भाषा है, मैंने सबसे पूछा अब 7 स्पिरिचुअल बॉडीज़ के बारे में क्लास लेंगे, बोलेंगे? तो बोले कितना बोलना है? मैंने कहा 2 घंटा। तो बोले मैडम 7 स्पिरिचुअल बॉडीज तो आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगी। मैंने गूगल पे जाकर देखा, ठीक है 7 स्पिरिचुअल बॉडीज देखते हैं, गूगल पे तो बहुत मटेरियल होता है, उसमें कितना मटेरियल मिलता है मुझे, उसमें मटेरियल फिजिकल बॉडी गॉट इट, ओके, एस्ट्रल बॉडी गॉट इट, उसमें भी लेडबिटर और एनी बेसेंट आ रहे थे, राम शर्मा आचार्य जी आके कुछ नाम आ रहे थे, मटेरियल वॉज नॉट देयर, मटेरियल नहीं था। जब मटेरियल नहीं था तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मास्टर्स मुझे चाह रहे हैं कि आप इस विषय में बात करें, बोलें। जब मैंने बोलना शुरू किया और हमने 21 दिन तक इस क्लास को चलाया, द 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, एक एक टॉपिक को 3-3 बार और समझो और गहराई से उतरो, मैंने ये देखा हर चेतना का ऐसे विकास होना शुरू हो गया जैसा वो 10 साल से ध्यान कर रहे थे तब भी नहीं हुआ था। चाहे वो 10 साल से ध्यान कर रहे थे, उनमें वो चेंजेस भी नहीं आए। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके फिर मैंने इसको डिटरमाइन हुई, उसमें मैंने वर्क किया और हम लोगों ने उसकी वर्कशॉप, फ्री क्लासेस लिया। तो उसके बारे में मैं कुछ तुमको पॉइंट्स बता रही हूँ, डिटेल में समझ। नंबर 1, ओके, नहीं दिस इज नो, ओके, दिस इज अबाउट और अभी चल सकते हैं, ओके, चलो चलो, नहीं ये फिलोसॉफी वाले, ओके चलो, और माइनस ओके, ठीक है, कहीं भी रोक दीजिए क्योंकि वो वाली साइड नहीं है। ये प्रेजेंटेशन वो है जो अकॉर्डिंगली थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई थी, और थियोसॉफी में उन लोगों ने उनको ट्राइब के रूप में अलग अलग डिस्टिंग्विश किया है। अब वही वाले पहले वाली स्लाइड पे आइए, द फर्स्ट स्लाइड। या आप ये समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये दूसरा है जो मैं शेयर नहीं करना है, ये वो शेयर ये या हम 7 शरीर हैं, हमारे 7 शरीर हैं, हम 7 शरीरों में अलग अलग रूप में होते हैं। पहला रूप हमारा है हमारी फिजिकल बॉडी, अवर फिजिकल सेल्फ। हमारा दूसरा रूप है हमारा इमोशनल पार्ट, भावनात्मक शरीर। हमारा तीसरा पार्ट है हमारा मेंटल बॉडी, हमारा वो शरीर जो विचार करता है। हमारा एक पार्ट है जिसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। हमारा एक पार्ट है
जिसे कहते हैं कारण शरीर। कौन सा शरीर? कौन सा शरीर? पहला शरीर कौन सा? बोलो बोलो। गीतिका कहाँ है? गीतिका बोलो। सात शरीर बोलो सामने आके जरा। याद नहीं है, बैठ जाओ। हमारा पहला शरीर वो है जिस कवर को तुम पहन के बैठे हुए हो। मान के चलो एक व्यक्ति है जो पहाड़ पे चढ़ाई करने जा रहा है। उस व्यक्ति ने इनर पहन रखा है, उस व्यक्ति ने टी शर्ट पहन रखी है, उस व्यक्ति ने जैकेट पहन रखी है, उस व्यक्ति ने स्वेटर पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, कोट पहन रखा है, ओवरकोट पहन रखा है। गॉट इट? अब जो ओवरकोट है वो क्या है? आपकी फिजिकल बॉडी। जो सबसे ऊपर का कवर है, जो सबसे ऊपर का छिलका है शरीर में, उसको हम कहेंगे ओवरकोट। जो सबसे पहले उतरता है, सबसे पहले बॉडी से उतरता है, जलता है जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिजिकल बॉडी के बारे में ये समझो, फिजिकल बॉडी है जो आपके ऑर्गन से मिलके बनी है। इसमें सारे अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है, वो सब आपकी फिजिकल बॉडी। उसके बाद आपका वो शरीर आता है जिसे कहते हैं एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी मतलब 2 इंच के बाहर, 2 इंच के बाहर, जिसको वो हमारे पास ऑरा वाली साइड थी ना आशीर्वाद, एक बार ऑरा वाली फर्स्ट स्क्रीन लिया, उसमें 1-2 बॉडीज के चित्र बन गए। उसके बाद जो हमारी एथरिक बॉडी है, द सेकंड बॉडी विच इज 2 इंच अंदर की तरफ हमारे शरीर की, वो बॉडी है जिसमें नस और नाड़ियां होती हैं। वो बॉडी है जिसके अंदर केंद्र होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें चक्रास होते हैं। चक्रास को तुम आंखों से नहीं देख सकते हो। चक्र, उस जो सारे चक्रास हैं वो आपकी एथरिक बॉडी के अंदर होते हैं। एथरिक बॉडी में आपका हर व्यक्ति की एथरिक बॉडी है। एवरीबडी हैज देयर, एवरीबडी हैज, या यू कैन, ठीक है, बट इसको रहने देते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स से कि मैं फिजिकल बॉडी का बात कर रही हूँ, द सेकंड बॉडी इज द एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी इज अ बॉडी जो आप इस शरीर के बाहर की तरफ देख रहे हो और इन चक्रास को देख रहे हो। यहाँ तक हर मनुष्य, चाहे वो बेबी सोल है, चाहे वो यंग सोल है, चाहे वो मैच्योर सोल है, इतनी स्थिति प्रत्येक चेतना की है। इतनी स्थिति पशु पक्षियों की भी है, इतनी स्थिति कुत्ते की भी है, बिल्ली की भी है, प्रत्येक जानवर की है। इतनी स्थिति अब चक्रास पेड़ पत्तों में नहीं होते हैं, लेकिन औरा पेड़ पौधों का, नेचर का होता है। अब ये वाली जो बॉडी है, हमारी एथरिक बॉडी है, जब तक तुम बार-बार आना करते हो, जाना करते हो, आना करते हो, जाना करते हो, तब तक तुम्हारा एक ब्रेन तो फिजिकल ब्रेन है, जो तुम्हारा दिमाग यहाँ खोपड़ी है, जिससे तुम किताबें पढ़ते हो, नंबर लाते हो, पास होते हो, फेल होते हो। ये तो तुम्हारा भौतिक ब्रेन है, भौतिक दिमाग है, मस्तिष्क है। एक मस्तिष्क और होता है जिसको एथरिक ब्रेन यू कैन से, जो आपकी इस वाली बॉडी के अंदर होता है। और जब तक आपकी मेंटल बॉडी विकसित नहीं होने लगती, जब तक आप इमोशंस में घिरे हुए हो, तब तक आप बिल्कुल एक जानवर की तरह हो। एक्चुअली जानवर की तरह भी नहीं हो, क्योंकि जानवर तो रिएक्ट नहीं करता। कुत्ते मालिक ने रोटी दे दी तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आप लोग बहुत ही, मैं कैसे बताऊं, मतलब इस लेवल पे हो, लाइक दिस बस, लाइक आए बस, जिए, बच्चे पैदा कर दिए, खाना वाना बना दिया, पैसे कमा लिए, बस अपने धर्म पूरे कर लिए और मर गए, लाइक दिस। तो यानी कि तुम्हारा वो जो ब्रेन है, एथरिक ब्रेन की मैं जो बात कर रही हूँ, वो सोया हुआ पड़ा है, उसने कभी काम ही नहीं किया, वो बिल्कुल है ही नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। और जब तक वो वर्क नहीं करता, जब तक वो जागृत नहीं होता, आप ऊपर की बॉडीज के बारे में सोचोगे भी नहीं, कभी सोचोगे भी नहीं, आपको वो काम ही नहीं करेगा। आपका ऑरा, अगर आपका ऑरा देखा जाए, अगर आप लोग क्लिनिकल फोटोग्राफी करवाओगे, आपका ऑरा मुश्किल से आधे फुट की दूरी पे भी नहीं होगा, बस इतना राइट। और जैसे जैसे आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आपका ऑरा ऐसे बन जाएगा, बिगर लिप, बिग क्लैप फॉर दिस ऑरा। जिस व्यक्ति का ऐसा ऑरा हो गया, वो समझो उसने कंप्लीशन पर आ गया, तो कंप्लीट मैन।
कंप्लीट मैन। अब ये मैन कौन है? ये 7 बॉडीज जो मुझे बोलने के लिए बोला गया, समझा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ ऑन प्लैनेट अर्थ, बिकॉज हम लोग इस समय धरती के उस मोड़ पर है। मैं बार बार तुम लोगों को बोल रही हूँ, इट हार्डली मैटर्स मेरे लिए कोई 1 दिन का ध्यान नहीं है या 10 दिन का ध्यान नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने अपने पीछे के जन्मों में अपनी सारी यात्रा कंप्लीट कर ली हो और इस समय आपको केवल मेडिटेशन करके अपना वो लास्ट टच करके ओपनिंग करके एग्जिट लेनी हो। इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे इमोशनल बॉडी आपकी जो नेक्स्ट बॉडी है, इमोशनल बॉडी, ये बॉडी आपकी वो है जो भावना को लेकर चलती है, भावनाओं को बना हुआ शरीर। वो शरीर जो कि इमोशनल चार्ट मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, जो इमोशन से हमेशा डाउन रहता है। अगर आप अपनी इमोशंस को अपनी शक्ति बना लो, मेरे आंसू मेरी शक्ति है, मेरा दुख, हालांकि मुझे गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा मेरी शक्ति है, मैं गलत बात पर गुस्सा करता हूँ। कोई भी चीज भगवान ने नुकसानदायक नहीं बनाई। सो नाउ दिस इज द सेकंड थिंग इज योर इमोशनल बॉडी। और आप इमोशंस पे धीरे धीरे मैच्योर होते हुए अपनी इस बॉडी को, इसके बारे में बहुत कुछ है, अभी तो मैं ट्रेलर बोल रही हूँ आप लोगों को, बट इमोशनल बॉडी के बारे में जब आप सुनोगे और जब एथरिक बॉडी की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑरा की, हम लोग बात करते हैं चक्रास की। उसमें पूरी चक्रास की मेरी सारी क्लासेस आ जाती हैं और चक्रास की क्लासेस 7 दिन की होती हैं, ऑल अबाउट द चक्रास। फर्स्ट चक्र का क्या मतलब है, ये बीमारी शरीर में क्यों आई है, इस चक्र को ठीक कैसे करें। मैंने कई लोगों को जवाब दिया, आपका ये चक्र बैलेंस में नहीं है, आपका ये चक्र बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी एथरिक बॉडी पे काम करना है, सिंपल। योर एथरिक बॉडी। नाउ द मेंटल बॉडी इज अ बॉडी विच इज मेड अप बाय योर थॉट्स। आपके विचारों से मिलकर जो शरीर बना है, आपकी मेंटल बॉडी में आपके विचार होते हैं। अब आपके विचार किस प्रकार के हैं? आपके लोअर वाइब्रेशन हैं, आप नेगेटिव सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप कैसा सोचते हो, इसके अनुसार आपकी मेंटल बॉडी बनती है। आपकी मेंटल बॉडी कैसे बनती है? आपके विचारों के अनुसार। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपकी मेंटल बॉडी शाइन करने लगेगी इस गोल्डन येलो कलर में। कई लोग ध्यान में बोलते हैं बड़ा प्यारा सुनहरी कलर देखा। अब वो लोग सोचते हैं वो सुनहरी कलर हम उस प्रकाश को देख रहे हैं जो सत्यलोक का प्रकाश है। ये उनकी गलतफहमी है, गलतफहमी है। वो लोग सत्यलोक का प्रकाश नहीं देख रहे हैं, वो लोग ध्यान में अपने ऑरा के निकलते हुए उस गोल्डन लाइट को देखते हैं जहाँ उनके विचार शुद्ध हो रहे हैं और जहाँ उनके सोलर प्लेक्स में थोड़ी थोड़ी शक्ति आनी शुरू हो गई है, वो गोल्डन लाइट वहाँ तक की है। दिस द थर्ड लेयर ऑफ द मेंटल बॉडी, क्योंकि अब आपके दूषित विचार शुद्ध हो रहे हैं। तो दिस इज द कलर ऑफ योर मेंटल बॉडी। और इसको रिफाइन करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करें? अपनी सारी नकारात्मकता छोड़कर, आपके गलत विचारों को छोड़कर, स्वाध्याय करके, अच्छा मटेरियल लेके, अच्छा सत्संग द्वारा, अच्छे लोगों का साथ करके आप अपनी मेंटल बॉडी को मैच्योर कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। तो मैंने कल भी बताया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्ट्रल बॉडी। यहाँ पे ये वाले नाम सही नहीं लिखे हैं, अगर आप लोग इस नामों को देख रहे हैं, इन नामों को मत देखना। दिस इज नॉट इन द राइट फॉर्म। मैंने जैसे आपको बताया है कि गूगल पे मुझे कहीं पर भी आई एम सॉरी टू से, नॉट इवन इन द थियोसॉफिकल सोसाइटी, बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब ये किताबें लिखी गई थी वो 100 साल पहले, 80 साल पहले, और उन्होंने वो जो हमारे ऊपर के शरीर थे, जो हमारी वो निर्वाणिक बॉडी थी, हमारी जो कॉस्मिक बॉडी थी, हमारी जो ऊपर की स्टेट्स थी, उन्होंने उसको मोनाड करके, जो थियोसॉफी की पहले वाली स्लाइड थी, उन्होंने उसको लोअर मोनाड से हटा के अपर मोनाड कर दिया। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर मैं 2 पिरामिड आप लोग देखते हो तो उसमें उन्होंने नीचे के ट्राइड को, जहाँ तक आप अपनी फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी पे काम कर रहे हो, इसको उन्होंने बना दिया लोअर ट्राइड और ऊपर की बॉडीज को उन्होंने बना दिया अपर मोनाड। उन्होंने बोला इंसान ऊपर तक तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बार बार चक्कर ही लगाता रहेगा ना, उसको तो बार बार आना जाना है। तो वो ये जो नीचे का लोअर ट्राइड है, इसमें ही अपने 500, 600, 1000 जन्म खत्म कर देगा। आप समझ रहे हो? ऊपर के ट्राइड में पहुंचता कौन है? वो पहुंचते हैं जो संत होते हैं, पैगंबर होते हैं, जो वो होते हैं जो इस पूरी माया से दूर हो जाते हैं।
इस पूरी माया से जो हट जाते हैं, जो केवल एक प्रकाश शरीर में उस अवस्था में आगे की तरफ चले जाते हैं, वो नीचे जिनका आना जाना खत्म हो जाता है। जो दुनिया में अगर नीचे आते हैं at the level of the the आत्मिक body, the level of the आत्मिक body, and they understand मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं अब जब उस निर्वाणी बॉडी तक जाऊँगा, because I'm talking about the astral body and the causal body, the astral body के बाद the causal bodies and the causal bodies and then आत्मिक body and the बौद्धिक body। तो आत्मिक body को हम लोग बौद्धिक body भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि और आत्मा बहुत करीब करीब है। Then the body is the आत्मिक body के बाद the cosmic body and the निर्वाणी body। तो निर्वाणी body में जैसे कल फिर मैं गुप्ता सर का नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने बताया फिर तो तुम्हारी चॉइस है, तुम आगे जाके वापस आओगी कि नहीं आओगे, लेकिन वहाँ तक तुम लोगों को मैं बस इतना बताना चाहूँगी इस बारे में कि जब वहाँ वो प्रकाश है, जहाँ वो अनंत है, जहाँ हमारी निर्वाणी बॉडी जानी होती है और जब कभी दोबारा वापस नहीं आनी होती है, जब वो 5th वाले प्लेन को क्रॉस कर जाती है, जो वो आने जाने का कारण भी खत्म कर देती है, आत्मा बन जाती है, और आत्मा के बाद जब वो एक स्पिरिचुअल बॉडी बनते हुए जो कॉस्मिक बॉडी बन जाती है, ब्रह्मांड की हो जाती है, अब उसके पास 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं, या तो वो विलीन हो जाए उस ब्रह्मांड में, या फिर उसको वापस धरती पर किसी काम के लिए भेजा जाए। उस स्थिति में वो चेतना चूज करती है, जब वो एस्ट्रल बॉडी जानती है। एस्ट्रल बॉडी वो होती है जो सूक्ष्म जगत में रहती है, सूक्ष्म जगत में रहती है। ये एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल प्लेन में रहती है। एस्ट्रल प्लेन कॉजल प्लेन नहीं है। कॉजल प्लेन बहुत दूर की एक अलग स्थिति है, जहाँ पर वो मास्टर्स रहते हैं जो आपके सारे संसार के कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करते हुए अपनी ब्लिसफुल स्टेट में आपको कारण लोक में बुलाते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं जा पाते, क्योंकि कारण जब तक आपके खत्म नहीं हो जाएंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। आपके टेस्ट होते हैं, आप पास हो गए कि फेल हो गए। अगर आपने वो लेसन नहीं लिया, आपको दोबारा सेम चैप्टर पढ़ाने के लिए वापस भेजा जाएगा। अगर मान के चलो आपकी अटैचमेंट खत्म नहीं हुई, आप पहली बार जाओगे, ऊपर जाओगे, गिल्ट में आ जाओगे, मैंने ठीक नहीं किया था, गलत किया था, फिर दोबारा आपको भेजा जाएगा, बोलेगा जाओ दोबारा पास करो। अब तुम डिपेंड करता है कितना तुमने किया। तो ये सारा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये सारा का सारा काम एस्ट्रल प्लेन में चलता है। एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल एस्ट्रल एस्ट्रल। इसके बाद की जो बॉडीज हैं, जिसको इन्होंने सेलेस्टियल बॉडी लिखा है और कॉजल बॉडी लिखा है, हम यहाँ से सीधे जंप लगाएंगे एस्ट्रल बॉडी के बाद तक कॉजल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी को ऐसा समझेंगे कि कॉजल बॉडी से इफेक्ट एस्ट्रल बॉडी में भी आता है, कॉजल बॉडी से इफेक्ट मेंटल बॉडी में भी आता है। कारण ऐसा, कारण आने पर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होता है। कारण आने पर सीधा वहाँ से ग्रेस समझो, तुम्हारे विचार भी प्रभावित होते हैं। इसके बाद तुम उस पूरी कड़ियों को तोड़ देते हो, तुम स्पिरिचुअल बॉडी को अंडरस्टैंड करते हो, आत्मिक बॉडी में अंडरस्टैंड करते हो, और जब आपसे फिर ये पूछा जाता है, नाउ व्हाट इज योर चॉइस, अब आपको दुनिया में आना है या प्रकाश में मर्ज हो जाना है। यहाँ पर जो लोग ये चूज करते हैं, मास्टर्स उन्हें ऑप्शंस देते हैं, तो व्हाट यू वांट, एंड दे सेड ओके। मेरे बहुत सारे भाईजान अभी धरती पे हैं जो तैयार हैं एक्चुअली में आने के लिए, लेकिन वो कहीं अटक गए हैं, वो कहीं रुक गए हैं। तो ठीक है, मैं एक बार धरती पे जाता हूँ और एक बार उनकी हेल्प करने के लिए जाता हूँ। तो जैसे ही चॉइस को लेते हैं कि यस आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू हेल्प माय सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर द प्लैनेट अर्थ, वैसे ही उस सोल को उस 6th बॉडी और 7th बॉडी तक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वो सब कुछ अव्यक्त है, अव्यक्त है। उसको एक लूप दिया जाता है, काइंड ऑफ अ लूप, और उस लूप में उसको एक कारण दिया जाता है कि तुम धरती पे जाओ और तुम्हारा ये कारण है, उसको कोई ना कोई फिजिकल आसक्ति दी जाती है ताकि वो बंध जाए शरीर में, क्योंकि ऐसे शरीर को बांधा नहीं जा सकता। उसको कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, कोई इच्छा दे दी जाती है, कोई मिशन दे दिया जाता है, कोई मिशन दे दिया जाता है जिसमें वो बंद कर रहकर इस प्लेनेट अर्थ की लोअर डेंसिटी में रहता हुआ अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 7 शरीर है। लास्ट बॉडी इज द निर्वाणिक बॉडी, व्हाट इट। तो ये यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा है। सबका लास्ट वही है, निर्वाणिक बॉडी। कब तक पाओगे, कितना पाओगे, इतना मैंने आपको बता दिया। क्लोज दिस स्लाइड फ्रेंड, थैंक यू सो मच। सो नाउ या दिस इज द ट्रेलर, दैट्स इट।
तुम्हारी मृत्यु बताती है तुमने कितना इस लाइफ में पा लिया था। ये साफ पता चलता है तुम्हें मरने के बाद लेने कौन आया है। तुम्हारी स्थिति साफ साफ वो घर का व्यक्ति देख सकता है जो ध्यान करता है। मम्मी को लेने कौन आया था, पापा को लेने कौन आया था। तुम सबसे कितना भी छिपा लोगे, कितने ही अच्छे करोगे, लेकिन जब तुम जाओगे तुम्हारी मौत, तुम्हारा जाना इस बात को डिक्लेयर कर देगा तुम कितने सच्चे थे, तुम कितने अच्छे थे, तुम कितने प्योर थे या तुम कितने स्वार्थी थे। तुम्हारी गति, तुम्हारी मति डिसाइड कर रही है। तो दिस इज द विजडम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। मैंने इसको एक सर्टिफाइड कोर्स बनाया था और मैंने हर व्यक्ति ने जिसने ये कोर्स किया था उससे मैंने रिटर्न डाटा मंगवाया था, वरना मैंने किसी को सर्टिफाइड नहीं किया। क्योंकि इस ज्ञान को सुनना बड़े से बड़े वेद को सुनने से भी बड़ा है। ये ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों को पढ़ने से भी बड़ा है। अब तुम अपना ए भी जान रहे हो, तुम अपना एम भी जान रहे हो, तुम अपना जेड भी जान रहे हो, तुम सब जान रहे हो, केवल 7 शरीरों को जान। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब हमको मैं श्वेता को बुलाना आई हुई चीजों में सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। हमारे अंदर ही है सब कुछ। हमें अपने आप को समझना पहले बहुत जरूरी है। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को जानना, पहचानना, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो भगवान ही हमारे अंदर है। बाहर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे ही अंदर है। यहाँ आदिशक्ति ध्यान महोत्सव से क्या अपनी लाइफ में चेंज देख रहे हो, क्या चीज़ जो आपने अपने जीवन का एक डिज़ाइन चल रहा था, एक आपका जो उसमें आप कुछ आज के बाद आपके अंदर कुछ एक नया विचार, कोई नई सोच? मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो जिनके लिए मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या मैं वो सही कर रही हूँ, क्या मैं सही राह पर चल रही हूँ, आज मुझे यहाँ आके ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं सही थी, सही हूँ और आगे भी मैं सही ही करूँगी। मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं थैंकफुल हूँ आपको, रीत को और इस पूरे परिवार को कि आज मेरे को ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं सही थी, सही हूँ और आगे भी सही रहूँगी। मुझे ये एक अंदर से एक शक्ति जो मेरे अंदर दबी जा रही थी, आज वो जागरूक हो गई है। मेरे अंदर वो शक्ति जागरूक हो गई है। थैंक यू रीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आगे कौन एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा? थैंक यू सो मच। किसी को भी अपना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी वो आगे आए। यहाँ पे आए, आपका पूरा परिवार यहाँ पे है। मैं अपने ब्लूबेल्स परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत मेरा काम ही है सुबह से लेके शाम तक पढ़ाने का, और मेरे अंदर इतने निगेटिव एक्टिविटीज आती थी, निगेटिव थॉट आते थे, मेरा दिमाग सही नहीं रहा करता था। तो रीत मैम ने बोला सर आप मेडिटेशन किया करिए। मेडिटेशन मैं करता था, बहुत पहले से करता था। कई लोग बताते थे मेडिटेशन करो, मैं कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो, मन ही नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मेरे को सही जानकारी नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई चीज करें उसके बारे में वो सही जानकारी हमको होनी चाहिए। तो रीत मैम ने मेरे को बोला कि सर आप कनेक्ट करिए। ध्यान करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप साधारण इस तरह बैठ जाइए। उन्होंने बताया, और मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी, वो मानसिक तनाव के कारण हुआ करती थी, और मैं डेली एक गोली 25 रुपए की एक गोली गैस की खाता था। मेरी श्रीमती जी भी आई हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आज मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने हो गए, वो बिल्कुल से मैंने त्याग दिया, वो गोली छूट गई मेरे से। मेरे को लगता है यार बहुत बड़ा खर्चा है, 25 रुपया डेली
7.5 रुपया महीना। तो ध्यान से मेरे को ये मिला, सबसे पहली चीज तो ये जो गोली का जो मेरे अंदर वो कहा गया था, मतलब गोली ना खाऊं तो एक ऐसा लगता था यार क्या हो रहा, ये मन में बैठ गया था कि गोली खाऊंगा तभी अच्छा रहूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजीत मैम को कि उन्होंने बोला कि ध्यान करिए सर, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। और आज 6 महीने हो गए, मैंने गोली को हाथ नहीं लगाया। इतबा कभी रात तो मैंने जग लिया होगा तो एसिडिटी कभी कभी नहीं हो जाती, तब उस पर्पज में मैं ले लिया हूँ। लेकिन आज 6 महीने हो रहा है, मेरी श्रीमती जी भी आई हुई है, वो उनसे पूछ लीजिए, मैं 6 महीने से गैस की गोली को हाथ नहीं लगाया। ध्यान में वो ताकत है, वो शक्ति है। ध्यान हमारे घर के लोग भी करते थे, कहते थे कोई भी ध्यान करेगा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो वास्तव में सही बात है। हमारे घर का आज माहौल देखिए, मतलब सब खुशहाल है, निरोग है। गोली दवाई से हम लोग बहुत दूर हो, मतलब गोली दवाई हमारे घर में ऐसा था कि खाना खाने जैसा हो गया था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको गोली की आवश्यकता ना पड़े। हमारी बड़ी भाभी भी हैं, वो भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हैं जहाँ पे ओम शांति जाती हैं, वो भी वहाँ पे ध्यान भी बताया जाता था। तो वो भी ध्यान जब करें तो उनसे बस एक प्रेरणा मिलती थी। फिर रीत मैम से मेरे को प्रेरणा मिली और आज ध्यान के माध्यम से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। सही बता रहा हूँ, 42 ईयर्स मेरी उम्र है और उस हिसाब से आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और कंटिन्यू सुबह 6:30 बजे से लेकर रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे बोलने का काम है। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एनर्जी खत्म होती है बोलने की। और मेरे को कहीं पे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं पे वीक हो रहा हूँ, कुछ हो रहा है, मेरे को कमजोरी आ रही है। ये सब मेरे को ध्यान से मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपका वंडरफुल शेयरिंग। आपको आदिशक्ति ध्यान में आप सबकी टीम को क्या लगा? ध्यान तो आप कर ही रहे थे, आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। आपसे सबसे पहली चीज तो आपसे मिलने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर से मिलने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने आपको अपना शेयर बता दिया था कि मैडम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है। तो आपने जो बताया कि सर ने बताया कि समय की केवल ध्यान, सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे आपकी उम्र जो है उस उम्र के अकॉर्डिंग आप उतना टाइम उस पर दीजिए और पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। और आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम लोगों को इसी तरह और आगे भी मिले, यही मैं आदिशक्ति माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ। और आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो प्रोग्राम संभव हुआ है इसके आधार होते हैं। कई लोग मंच पे आपको नजर आते हैं, लेकिन कई लोग मंच के पीछे होते हैं। जो मंच के पीछे होते हैं उनके कार्य बहुत बड़े होते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक इस बच्चे के लिए नहीं, आप लोग कैप लेके जा सकते हो, यू कैन यूज इट, दिस इज फॉर यू ओनली। ये आप लोगों के लिए ले लीजिए। अगर आप लोगों को और अपना ध्यान से जुड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने का। पहले क्या होता था, कई बार जब ज़्यादा टेंस सिचुएशंस हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक मेरा माइग्रेन इंक्रीज होने लगता है। और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिचुएशन है। जब भी आप ज़रूरत से किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं तो अपने आप हेडेक होने लगता है। और उसका रिजल्ट यही है कि जो मेरे को ये चश्मा लगा है ये माइग्रेन के कारण ही लगा है। तब मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप कम से कम मेडिटेशन ट्राई कीजिए, एक बार मेरे कहने पे आप मेरी बात मानिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जितनी आपकी एज है, मतलब आपकी जितनी एज है, आप मैक्सिमम उतना मिनट मेडिटेशन कीजिए। तो मैं बोला मैम मैं ट्राई करूँगा, कोई ऐसी श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं मेडिटेशन कर ही लूँगा। सो पहले मैम ने बताया कि चलिए पहले क्लास में करते हैं। तो जब मैंने क्लास में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेरे को बेटर फील हुआ, फिर मैं कंटिन्यूसली करता गया। और आज की कंडीशन ये है कि जो मेरी ओवर थिंकिंग होती थी जिसके कारण मेरा माइग्रेन बढ़ता था, तो आज पूरा
कहना चाहिए माइग्रेन पूरा खत्म हो चुका है, मतलब अब मैं ओवर थिंकिंग करता ही नहीं। हाँ, और एक कंडीशन यही होती है कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बहुत अग्रेशन बहुत है मेरे में, तो मैम ने बोला कि आप मेडिटेशन को और बढ़ाइए और इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आएगा। तो अब मैं मेडिटेशन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी आशा मैम और हमारे अरुण सर ने आपको बहुत ज़्यादा बताया है। बट हाँ, यही कहूँगा कि ये मेडिटेशन कैंप सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया है, ताकि पेरेंट्स भी जानें कि हम अपने बच्चों की लाइफ में कैसे हैं, उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और अपने लाइफ को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने जीने का तरीका इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू राजा सर। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लास्ट 1 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, और बहुत बड़ा, और ये बेसिकली तभी होता है जब आपको या तो ब्रेन ह्यूमरेज हो, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, या इंटरनल ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, ऐसी कोई समस्या होती है तब ये इशू होता है। बट मेरे को कोई इशू नहीं था ऐसा। उसके बाद भी मेरी आँख की रोशनी अपने आप सडनली जाने लगी। नागपुर में गए, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए, डॉक्टर ने बोला कि 30 से 40% इनका विजन बचा है, जो कि कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो बहुत ही टफ सिचुएशन थी उस टाइम। मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं अंधे होकर तो नहीं मरूंगी, और मैंने मेडिटेशन से तब मैं जुड़ी नहीं थी, मैंने योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ही शुरू किया था। फिर मैं जब मैहर आई और मेरा बेटा ब्लू बस स्कूल में ही पढ़ता है, तब मैं मैम से मिली, इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम मेडिटेशन करना शुरू करो। तो योगा के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ एक और चैप्टर जुड़ गया मेरी लाइफ में, मेडिटेशन का। मैंने 20 मिनट से शुरू किया करना, फिर मैं 1 घंटा कर रही हूँ इसको। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक भी आने लग गए थे, रात में नींद खुलती थी, सांस अचानक चोक हो जाती थी, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। बट धीरे धीरे करना शुरू हुआ, अपने आप, जैसे बोलते हैं ना, ध्यान अपने अंदर ही समाने की, समाहित होने की, अपने आप को ही जानने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और हमारी जितनी भी अंदर की बीमारियां, मुझे लगता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका वहीं बिल्डअप हो जाता है, और 90% चीज़ें वहीं से ठीक होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरा विजन इम्प्रूव होना शुरू हुआ। जब मुझे थोड़ा, ठीक है, अच्छा, यहाँ कोई ये ना समझे कि इनको चश्मा लगा हुआ कि विजन के बारे में कैसे बात करेंगे। चश्मा लगा होना एक अलग चीज़ होती है, और विजन एक अलग चीज़ होती है। एक VFT टेस्ट होता है जिसमें आपका विजन की क्लैरिटी समझ में आती है। उसमें विजन को ऐसा बताते हैं कि बस साइड से विजन जाता 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 आपका पूरा शट ऑफ हो जाता है। तो मेरा बस थोड़ा सा बचा हुआ था, जो कि पूरा एक्सपेंड हो चुका है, और नाउ माय विजन इज 90 to 95%, प्लस मेरा चश्मे का पावर भी कम हो गया है। थैंक यू सुनील, थैंक यू फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं उनको फिजिकली प्रॉब्लम्स में, हीलिंग्स में, तो जब तुम लोग बात करते हो कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, तो सबसे पहले यही आता है कि इट हील्स योर बॉडी, इट हील्स योर ट्रॉमास, इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप्स, है ना। तो जितने भी फायदे आते हैं, फोकस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी पावर बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे इतना पीछे जो हमारे शोर में जा रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पे, ये अपने स्कूल के बच्चे हैं बेटा? नहीं, छोटे बच्चे नहीं, वो बहुत बड़े बच्चे हैं भैया। हाँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, लंबे लंबे से बच्चे। तो थैंक यू सो मच बेटा, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं एक्चुअली, मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है, और 25 तक मेरी ड्यूटी है, तो मैं ज़्यादा तो आ नहीं पाई यहाँ। मैं कल 1 घंटे के लिए आई थी और आज आई हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सर ने भी ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा। मैम आपको देखते ही पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आना शुरू हो गई थी। कल मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, फिर वो आज जबलपुर चले गए। बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और बस ऐसे ही आते रहिए, हमें गाइड करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अपने हम बुलाना चाहेंगे राजा, आपको टीचर्स को बुला के राजा। मैं बधाई देना चाहूँगा चोपड़ा परिवार को। इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा ये सब चीज़ें टीम वर्क से होती हैं।
टीम वर्क से होती हैं और ये इनकी उपलब्धि है और इनका सौभाग्य है कि इनके पास स्कूल का बैकअप है, मगर फिर भी इन्होंने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि इतनी बड़ी हस्ती को हमारे बीच में लेके आए। अब वो अलग बात है कि वो हस्ती आने के 10-15 मिनट बाद मेरी बहन बन गई। मैं जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ बहन बन जाती हूँ। मैं बोलती हूँ माय सोल ब्रदर्स, माय सोल सिस्टर्स। तो अभी फिलीपीन गए तो उस दिन रक्षा की बंधन थी, तो उनका हस्बैंड और वो सब बैठे राखी बंध रही है। वो पहले तो इनकार कर रहे थे क्योंकि वाइफ सब संभाल रही थी, और वो जैसी धागा उनके हाथ में आ गया, वो अपनी वाइफ के भी 4 कदम आगे आके खड़े हो गए, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो कैसे भी ये जो रिश्ते हैं ना, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कैसे बन जाते हैं, तो उस निर्णय ने ही अपन सबको कलेक्ट किया। और दूसरी बात जो मैंने फील किया कि ये सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब जर्नी, तो ये तो एक अपन ने आज ट्रेलर देखा है इस बीच में, ये बस ट्रेलर ही है। अगर आप लोग ने इसको कल परसों नरसों हफ्ता 10 दिन बाद अगर आपने रिपीट नहीं किया तो फिर एक फोटो बन के रह जाएगा आपके मोबाइल पे। उससे आगे बढ़िए, बहुत लंबी जर्नी है, एंड लेस जर्नी है। हमने तो ये राजा भैया ने, आपने, सबने तो बस एक थाली, एक कटोरी आपको परस के खिलाई है, अभी आपने सिर्फ चखा है, खाया नहीं। और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, सवाल करिए, पूछिए। जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, राजा भैया रीत, तो वो सब आपको आपकी खुशी खुशी मदद करेंगे, उनके लिए बहुत फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। सो मैं हम ये भी चाहेंगे भी कि एक फोटोग्राफी कैमरा हटाओ सर। ये शारदे माँ का टेम्पल, ये हम स्कूल को, अपने स्कूल के लिए सभी टीचर्स को ये हम देना चाहते हैं कि माँ की कृपा यहाँ पे स्कूल में हमारे बच्चों के सबसे बड़ी है। तो थैंक यू सब टीचर्स लोग, थैंक यू सो मच। तो ये थैंक यू टीचर्स के स्टाफ रूम में कि ऑफिस में, कहाँ जाएगा? ठीक है, ये हमारे स्कूल के ऑफिस के लिए है। थैंक यू। Thank you so much all the team. Coming here and we felt a lot of happiness and spiritual energy. So I would like to share my personal experience. I am already doing meditation every day, every time, and I have started almost 7 years ago. But first time I went to the map, and when I have started my first meditation, so I thought it was so ridiculous, but now today I felt too much infinite spiritual energy I have got. So this is my personal experience, whatever I felt today. Thank you, ma'am. Thank you. So now not the last, but the least. Thank you so much, sir. Thank you so much. अभी मैं चाहूँगी एक बच्चा हमारे स्कूल का ऐसा है जो बच्चा आपको कुछ करके दिखाना चाहता था और सुबह से योग के
हेल्थ को लेके इश्यूज हो, चाहे हस्बैंड के साथ इश्यूज हो, चाहे फैमिली के कोई भी इश्यूज हो, लेकिन हम क्या करते हैं अंदर अंदर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसी के साथ शेयर करा तो कहीं ये चीज़ हमारी फैमिली की बाहर ना चली जाए। लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने वो अपने आप से, कहते हैं ना गुरु भी खुद ही है और शिष्य भी खुद ही है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आके महसूस करी। और आशा माँ एक ऐसी माँ है जो पूरी एंटायर मतलब सभी को अपने अपने संभालने की शक्ति रखती है, तो उन्होंने मुझे अपने जिंदगी में एक हिस्सा दिया, चाहे छोटा सा हिस्सा दिया। आज मैं आपके सामने जो खड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि पिछले महीने मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, कुछ फैमिली के बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद उन चीज़ों को झेलने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ध्यान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसे हमारे लिए सोना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, इसी तरीके से ध्यान को भी आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आशा माता की तरफ से गाजियाबाद से आई हूँ और मेरे लिए ध्यान कुछ ऐसा था कि मुझे लगता है कि ध्यान अभी मतलब कुछ 60 साल के बाद उम्र आएगी जो आप ध्यान में उतरोगे। और लेकिन क्या हुआ? मेरे लिए कुछ ऐसा रहा कि मैं जब ध्यान में थी तो जो मैं थोड़ा इमोशनल थी और मेरे को एक क्लैरिटी मिली। मुझे क्लैरिटी के साथ साथ मुझे मेरे जो एग्रेसिव नेचर था या वो था, तो उसमें मेरे को अपना क्लैरिटी मिली कि मेरे को साथ में 2 राहें दिखने लगी कि अब तुम इस तरीके से भी उस चीज़ को देख सकती हो। तो मेरे लिए ध्यान मतलब मैं अभी 6 से 7 महीने हुए हैं और